सभी यानी टाइप्स ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे। जितने भी तरीके के पौधे, चित्रकारी सब कुछ होगी एक वीडियो में समाहित करेंगे, कोई पार्ट दूसरा नहीं। ये क्वेश्चंस की ऐसी यानी ये ऐसी व्याख्यात्मक वीडियो रहेगी, डिटेल यानी बाइलिंगुअल में इसको कवर किया है। रेगिस्तानी ओक पढ़ेंगे, कीटहारी पौधा पढ़ेंगे, सूखे पत्तों से चित्र किसने बनाए हैं, कौन फेमस रहा है, बरगद के वृक्षों के बारे में, खेजड़ी के वृक्षों से क्वेश्चन 100% आते हैं, मिर्च से क्वेश्चन आते हैं, बैगन, मूली, सेब इत्यादि इत्यादि फल के बारे में पढ़ेंगे, मधुबनी चित्रकला के बारे में, और यहाँ पर परागकण से लेकर तमाम ऐसी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं जो 20 से भी ज्यादा तरीके का ज्ञान आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पेन और एक कॉपी उठा लीजिएगा, अपने मित्रों से कहिएगा, अपने दोस्तों से कहिएगा, शेयर करके वीडियो की ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर आप रेगिस्तानी ओक और कीट भक्षी पौधे, सूखे पत्ते, बरगद के वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष, मिर्च, बैगन, मधुमनी चित्रकला और परागकण, इनसे अगर क्वेश्चन ना आए तो फिर पढ़ना ही बेकार, मतलब सीटेट का होना ही बेकार है। इनसे हेडिंग बनाइएगा रेगिस्तानी ओक, फटाफट। नोट्स मेंटेन करवा रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के फ्री में चीजों को हम मेंशन करा रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के फ्री नोट्स बनवा रहे हैं, इसलिए हर बहन हर भाई का आना बहुत जरूरी है, सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। घर में एक सिलेक्शन का उजियाला होना चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब कर लो ईमानदारी से पढ़ने के लिए। रेगिस्तानी ओक की बात कर रहे हैं, डेजर्ट ओक। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है। फैक्ट नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, रेगिस्तानी ओक जो होता है वो 10 फुट लंबा पौधा होता है। ये दिमाग में आपको बैठा लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन जब बनता है तो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। तो क्वेश्चन में ऐसे थोड़ी ना पूछा जाएगा कि कितना लंबा होता है, वहां तो स्टेटमेंट देगा आपको, फिर नीचे दे देगा कि ए सही है या ए बी सही है या बी सी सही है, ए बी सी डी चारों सही है। तो आपको समझना पड़ेगा जिसकी जड़ें कितनी होती हैं। अब देखिए, जड़ों की बात अगर की जाए तो 300 फुट गहरी होती हैं, पत्तियां कम होती हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ में हमेशा याद रखिए पत्तियों की संख्या बहुत कम होती है और जड़ें जो होती हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं, 300 फुट गहरी होती हैं। इसका भी रीजन मैं बताऊंगा आगे। ये एक ऐसा पेड़ है जहां पर लोग इससे पानी पीते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, ये भी मैं बताऊंगा कैसे। 300 फुट गहरी, पत्तियां कम क्यों होती हैं? क्योंकि रेगिस्तानी जो इलाका में जो भी पेड़ होगा उसमें हमेशा पत्तियों की संख्या कम ही रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि रेगिस्तानी इलाका में पत्तियां, जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को कांटे में बदल देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर थोड़ा कम देखा जाता है, यानी ओक वाले वृक्ष में। चलिए फैक्ट पर आते हैं। फैक्ट क्या है कि यहाँ पर अगला फैक्ट देखिएगा कि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। डेजर्ट ओक आर फाउंडेड इन ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की बेटा राजधानी क्या है, कमेंट कीजिएगा फटाफट। तो 2 फैक्ट आपने देख लिए कि 10 फुट लंबा होता है, 300 फुट गहरी जो है इसकी जड़ें होती हैं। ये जड़ों वाला पॉइंट कतई नहीं भूलना है, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है, ये 100% आता ही आता, पिछले 7 सालों से ये आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, जड़ों की बात की तो तने की भी बात कर लेते हैं। जिसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं। मतलब अगर देखा जाए जिसकी जड़ें उसके तने की, यानी तो तना कितना हो गया, तना जो है हमारा 10 गुना, यानी 10 फीट की बात हम कर सकते हैं। कितना हो जाएगा बताइए, 100 फीट या 10 फुट, बताइए फटाफट बताइए। तो मैं ये कहूंगा कि भैया अगर तना 10 है तो उसका गुना कर दो तो 30 हो जाएगा। तो मैं कह दूंगा कि जड़ें तो हम पहले ही से बता चुके, ऑलरेडी ही बता चुके हैं। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि ये तना और जड़ में रिलेशन क्या है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में देगा कि रेगिस्तानी ओक वृक्ष के तनों में पानी इकट्ठा रहता है, तो बिल्कुल सही है। रेगिस्तानी के तनों में यानी ओक वृक्ष के तनों में पानी इकट्ठा रहता है। वाटर स्टोर्ड इन देयर स्टेम्स, यानी जो भी तने होंगे इनमें पानी इकट्ठा रहता है। अब ये पानी आता कहाँ से है? अरे भाई इसकी जड़ें 300 फीट तक गई हुई है, नीचे से पानी आता है। अब ध्यान दीजिए, एक फैक्ट आपको यहाँ पर सोचने पर मजबूर करेगा। ये फैक्ट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? रेगिस्तानी ओक पेड़ केवल यही एक ऐसा वृक्ष है जिससे आप पानी पी सकते हो। जब किसी भी उस इलाके में पानी का अकाल हो जाता है, यानी जब रेगिस्तान के क्षेत्र में अकाल हो जाता है और जहाँ ये पेड़ पाए जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वहाँ के लोग इस पेड़ के तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बताइए कितना जबरदस्त यहाँ पर ये पेड़ होगा।
विशाल पेड़ होता है, छांव भी दे रहा है, छांव के साथ लकड़ी भी दे रहा है, लकड़ी के साथ आपको पानी भी दे रहा है। समझ में आया? तो याद रखो कि केवल एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें इतनी गहराई तक जाती हैं, पाताल लोक तक, आप समझ लो। और जो पानी जो है हमारा तनों में स्टोर हो जाता है, यानी वाटर स्टोर्ड इन देयर स्टेम्स, पानी इसके तनों में इकट्ठा रहता है। और जब भी अकाल पड़ता है तो लोग इसमें पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं, अपना जीवन बचाते हैं। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आते हैं पौधा नंबर नेक्स्ट पर। पौधा नंबर नेक्स्ट कौन सा है? कीटहारी पौधा। कीटहारी पौधा की बात करें, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, इंसेक्ट की बात करें जो अपने अंदर निकल कर खा जाते हैं। कीटहारी पौधा जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य सब कुछ खा लेता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य सर्वाहारी है। मनुष्य मेढक मिल जाए, मनुष्य सांप मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, कुत्ता मिल जाए, कौआ मिल जाए, सब कुछ खा लेगा, कबूतर भी खा लेगा। समझ में आया? ये आपको पता है, ये रियलिटी है। ठीक है, आप पूर्वोत्तर राज्य में जाओगे या आप अपने यहाँ की सोसाइटी में ही देखोगे तो मांसाहारी लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि मनुष्य शेर से लेकर चील तक सब खा जाता है। ठीक है, बात क्लियर है? क्या आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या पौधे भी मांसाहारी होते हैं? तो आप एक बार अचंभे में पड़ जाएंगे। क्या सर, पौधे भी मांसाहारी होते हैं? तो उसका आंसर होगा जी हाँ, पौधे भी मांस को खाते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे? सीटेट का सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जिस तरीके से खेजड़ी आता है ना सीटेट में, जिस तरीके से ओक वृक्ष से क्वेश्चन आते हैं ना रेगिस्तानी से, इसी तरीके से मधुबनी पेंटिंग से आते हैं, इसी तरीके से कीटहारी पौधा से सीटेट हर बार 1 से 2 क्वेश्चन तो हर बार पूछता ही है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, कीटहारी पौधा जो होता है इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कीटहारी पौधा को लिखिएगा कि इसको नेफेंथिस के नाम से भी जानते हैं। फटाफट लिखिएगा, कीटहारी पौधा बराबर नेफेंथिस, कीटहारी पौधा बराबर घटपर्णी। जल्दी से लिखिएगा फटाफट। कीटहारी पौधा बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके जो इंडिया और बाहर के देशों में घटपर्णी और नेफेंथिस जो है, ये क्या है? ये जो है आपके सीटेट एग्जाम में ये बहुत ज्यादा तो कीटहारी पौधों में सबसे पहला आता है हेडिंग नेफेंथिस। ये एक ऐसा पौधा है जो कीटहारी पौधा है। यह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो ये वाला फैक्ट एग्जाम में 100% पूछा जाता है। आपको दोनों याद रखना है, भारत के बाहर इंडोनेशिया, भारत के अंदर मेघालय। भारत के अंदर मेघालय में कहां पर? मेघालय की पहाड़ी है जिनका नाम है गारो खासी जयंतिया। नोट कर लीजिए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, यहाँ पर जो है यह पौधा पाया जाता है। अब बात आती है कि आपने जान लिया कि नेफेंथिस कैसा पौधा है, कीटहारी पौधा है। देखिए ये वाला आपको यहाँ पर अगर हम स्लाइड दिखाते हैं तो इसमें जैसे ही इसके 2 लीड होते हैं इस तरीके से, जैसे ही कोई बीच में चूहा आ गया या कोई कीट आ गया तो ये आपस में ढक्कन बंद हो जाते हैं और खा लेता है पूरी तरीके से। ठीक है, नेफेंथिस के अलावा यूट्राकलिया, ड्रोरा और वेनस फ्लाई ट्रैप भी कीटहारी पौधा है, यानी ये भी बहुत सारे ऐसे पौधा हैं जो कीटों को खा लेते हैं। अब बात करते हैं कीटहारी पौधों में इंग्लिश रूपांतरण वाले जो है, ये बच्चे देख लें कि जो इंग्लिश रूपांतरण वाले बच्चे हैं वो ये भी पढ़ सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर एक फैक्ट और, कीटहारी पौधों को मैंने अभी कहा नेफेंथिस पौधे को हम क्या कहते हैं? घटपर्णी कहते हैं। घटपर्णी को पिचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जो एग्जाम में आता है, यह कौन से वर्ग का है? द्विदलीय वर्ग का है। एक दलीय द्विदलीय वर्ग नहीं होते हैं, इस तरीके से द्विदलीय वर्ग का है। नेफेंथिस कुल का जो है कीटभक्षी पौधा है। आपको मैं बता दूं, यह कीटभक्षी पौधा किसको खा सकता है? चूहे को खा सकता है, कोई बड़ा कीट फंस गया, कोई मकोड़ा फंस गया, इस तरीके से सबको खा सकता है। अपने अगर पंजे में फंसा लिया तो ये जो है खा लेगा। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है। अगला फैक्ट डालिएगा, पौधों में सूखे पत्तों से चित्र। ड्राई लीव्स पिक्चर में विष्णु चिंचलाकर एक क्या है? एक चित्रकार है। और विष्णु चिंचलाकर चित्रकार कहाँ के हैं? इंदौर यानी मध्य प्रदेश से आते हैं। ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा। तो ये सूखे पत्तों से चित्र बना देते थे। इस तरीके से आप देखिएगा, ये है इनका चित्र। इंदौर से रहने वाले, मध्य प्रदेश से रिलेट करने वाले विष्णु साहब सूखे पत्तों से चित्र बना देते थे। अब हम चित्रकला नंबर 2 पर बात कर लेते हैं, जिसका नाम है मधुबनी चित्रकला।
क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। हमारा बिहार। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले सैफाली से है। अब मैं आपको बताऊं कि जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा तो केवल बिहार का नाम ही याद रखना है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ मधुबनी चित्रकला में होता क्या है, तो आप इस तरीके की जो चित्रकारी देख रहे हो उसमें आप कहीं ना कहीं एक ऐसे चित्रकारी को देखते हो जिसमें घोल से इस चित्र को बनाया जाता है। क्वेश्चन में आता भी है, ये जो है चित्रकला किससे बनाई जाती है, तो समझिएगा इसमें चावल का यूज होता है। चावल के घोल में रंग, नील, हल्दी मिलाकर यहाँ पर इंसान, जानवर, पेड़, फूल और पक्षी, मछलियां व अन्य जंतु के साथ में ये रखकर चित्र बनाए जाते हैं। कई तरीके के चित्र डेकोरेट किए जाते हैं। यूज क्या होता है, चावल का रंगीन घोल यूज किया जाता है जिसमें हल्दी मिलाई जाती है, नील मिलाई जाती है, अनेक तरीके के चावल मिलाए जाते हैं। तो समझ में आया, ये चीज आपको याद रखना है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश वाले मटेरियल के, तो इंग्लिश वाला मटेरियल देख लीजिएगा। मधुबनी पेंटिंग, द कलर इंडिगो एंड टर्मरिक आर मिक्स्ड इन द पेस्ट ऑफ राइस एंड द पिक्चर्स ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश एंड अदर एनिमल आर मेड ऑल टुगेदर। यानी सारे तरीके के चावल, सारे तरीके का जो एक मिक्सअप होता है, तैयार किया जाता है। उसमें चावल होते हैं, उसमें जो है हल्दी होती है, टर्मरिक हल्दी होती है, इंडिगो आप जानते हो, नीला पेंट। अगर इस तरीके से आप करते हो तो कहीं ना कहीं उससे बनने वाले जो चित्र होते हैं एनिमल्स के बनाए जाते हैं, पेड़ पौधे के बनाए जाते हैं, फिशेस के बनाए जाते हैं। तो ये चित्रकारी आप देख रहे हो, ये मधुबनी चित्रकला है। अगर हम बात कर रहे हैं अगले फैक्ट पर की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। परागकण की बात जब भी की जाए तो पॉलिनेशन में देखा जाए तो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं, उन्हें पराग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो परागकण है ना, एग्जाम में परागकण से एक क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं 100%। परागकण क्या होता है, पंखुड़ियों के बीच में आप देख रहे हो फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें पराग कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो आजकल आप पूजा के लिए, इबादत के लिए जो फूल तोड़ते हो, तो मैं आपको बताता हूँ पराग क्या होता है, ये भी बताएंगे। इनसाइड द petals in the middle of a flower we find a thin powdery structure called pollen। ये समझ रहे ना, क्या कहते हैं, कार्ड पोलन का मतलब है पराग कहा जाता है। पराग क्या होता है समझ लीजिएगा, परागकण पाउडर जैसे होते हैं। अभी बताया परागकण कैसे होते हैं, पाउडर जैसे होते हैं। परागकण प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, जिस तरीके से एक नर और मादा के सम्मिलन से एक क्या होता है, एक बेबी बोर्न होता है, इसी तरीके से ये हर प्रजाति में देखा जाता है। इसी तरीके से पौधों में क्या होता है, परागकण से प्रजनन होता है। प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड पोलिनेशन। समझ रहे ना, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है, प्रजनन प्रक्रिया कहा जाता है। वीडियो लाइक करने में कोई समस्या आ रही है तो बिल्कुल मत करें, और अगर नहीं आ रही है तो जरूर कर लें। तो उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों ये है कि भैया बरगद का वृक्ष कहा जाता है बनियान ट्री। ये होता है, बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है, ठीक है ना। तो बनियान इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रीज। याद रखिएगा, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। क्यों, कैसे है पुराने वृक्षों में, इसको मैं जान लेता हूँ। इसको जान लेने में उससे पहले एक और चीज मैं बता दूं आपको कि बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। बरगद में आपने देखा होगा लटकती हुई जड़ें हैं, अगर उनको काटा ना जाए तो ये पूरी तरीके से फिर जड़ें ही बन जाती हैं नीचे तक, ठीक है ना। तो द बनियान हैज फ्यू वेयरिंग रूट्स, क्या होती, सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। बरगद वृक्ष की अगर मैं बात करूं तो बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनसे सहारा देने वाली जो है क्या है, उनसे सहारा देने वाली जो है जड़ें जो निकलती हैं वो एक नया पेड़ खुद बन जाती हैं, एक नया पेड़ खुद बन जाती है। इसलिए वृक्ष जल्दी टूटता नहीं है, क्योंकि बहुत मैनी टाइप्स ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो ये पहले से ही इन्वॉल्व हो जाती हैं अर्थ में, ठीक है ना। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। फैक्ट नंबर नेक्स्ट की, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं खेजड़ी वृक्ष, इसीलिए मैंने इसको बचा के रखा हुआ है। अब खेजड़ी वृक्ष को हम पढ़ेंगे, अब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में खेजड़ी वृक्ष से हमेशा आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में खेजड़ी वृक्ष से हमेशा आएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लें बहुत ईमानदारी से। खेजड़ी वृक्ष में देखिएगा सन 1731 की बात है, आज के लगभग 300 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा कि 1731 में क्या हुआ था, राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने, अमृता देवी एक महिला
जिस तरीके से आप सुंदरलाल बोगड़ा की बात करते हो, चिपको आंदोलन चलाया गया था कहाँ पर बताइएगा? उत्तराखंड के रैणी गांव में। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए दोस्तों, इसी तर्ज पर अगर देखा जाए कि 1731 में राजस्थान के जोधपुर में, तो क्वेश्चन में आएगा कि खेजड़ी वृक्षों के लिए जो आंदोलन हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था राजस्थान में। अगर आपसे ये पता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जोधपुर में कौन इसका जो है संरक्षक रहा? अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है ना? अमृता देवी बिश्नोई को याद रखिएगा, अभी आगे काम पड़ेगी, मतलब अभी 10 सेकेंड बाद। खेजड़ी गांव में, यानी जिसको खजेड़ली गांव कहा गया, जिसमें खेजड़ी वृक्ष इन्हीं के नाम पर पड़ गया। खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं को बलिदानित कर दिया। इवन अमृता देवी बिश्नोई सैक्रिफाइस्ड हरसेल्फ विद 363 वुमेन टू सेव खेजड़ी ट्रीज इन खजेड़ली विलेज। आपको याद रखिएगा, मैंने क्यों कहा था आपसे कि इनका नाम याद रखने को, कि भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जारी किया। तो क्वेश्चन में आता भी है कि निम्नलिखित में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। यह एक नेशनल अवार्ड है, यह एक नेशनल अवार्ड है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, याद रखिएगा। इनकी छाल दवा के काम में प्रयोग में आती है। देयर वर्क्स इन यूज्ड मेडिसिन। इनकी छाल, जो छाल होती है, इनकी छाल का मतलब है, ये देखिए आप, वृक्ष होते हैं, जीवनदायिनी कहा जाता है राजस्थान के क्षेत्र में। इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। देयर वुड्स आर इंसेक्ट फ्री। ये इंसेक्ट फ्री होते हैं, कीड़ा नहीं लगता है, कीड़ा इंसेक्ट कुछ भी नहीं कर सकता इनका, ठीक है ना? खेजड़ी वृक्षों की अगर मैं बात करूं तो इनमें जो फलियां आती हैं ना, छोटी छोटी फलियां आती हैं, तो इसकी फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। समझ में आया? तो यहाँ पर वेजिटेबल्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप समझ रहे हो ना कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते। एक स्टेटमेंट और नोट कीजिएगा, एग्जाम आता है। खेजड़ी वृक्षों के बारे में वहाँ के जो लोग रहे, अगर पेड़ है तो हम हैं। खेजड़ी वृक्षों के लिए, अगर पेड़ है तो हम है, वरना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट अस। प्लांट्स और एनिमल रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं हमारे बिना। बट वी कांट सर्वाइव विदाउट देम। परंतु हम नहीं कर सकते हैं उनके बिना सर्वाइव। हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं जीवित रह सकते हैं पेड़ पौधे के बिना, याद रखिएगा। समझ रहे? इट इज द सेइंग ऑफ द विलेजर्स ऑफ। बीजों का प्रकीर्णन देखिएगा, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बीजों का प्रकीर्णन में देखिएगा, बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल व जीवों द्वारा होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। अगर कोई बीज गिर गया है पृथ्वी पर, तो एक बात पक्की है कि वो, अगर बीज अच्छा होगा तो जमेगा जरूर, पृथ्वी से आएगा जरूर। क्लियर है ना? समझ में आया? तो ये जो प्रकीर्णन होता है वो फैलाव होता है, ठीक है। अब देखिएगा, सोयाबीन की अगर हम बात कर लेते हैं, सोयाबीन की अगर हम बात कर लेते हैं, सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं, छिटक कर बीज बिखर जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात सही है। क्वेश्चन आ रहा है कि देखिएगा, यहाँ पर आ रहा है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होती है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होती है वो सोयाबीन में होती है। चलिए, पौधे की बात अगर कर ले तो पौधे दोस्तों ये कहाँ कहाँ से आए हैं? जैसे कुछ हम चीजों की बात करें, जैसे पुर्तगाल लोग क्या लेकर आए हैं? पुर्तगाल लोग मिर्ची लेकर आए हैं क्या? पुर्तगाल लोग मिर्ची दक्षिण अमेरिका से लाए हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है, हम लोगों को लगता है क्या, हम लोगों को ये लगता है कि दक्षिण अमेरिका के लोग ही मिर्ची लाए हैं? ऐसा नहीं है। मिर्ची जो है, मिर्ची की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका की है। गलत। लाया कौन है मिर्च को? पुर्तगाली लाए हैं। आई कहां से है मिर्च? दक्षिण अमेरिका से। तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, दक्षिण अमेरिका ही आपको आंसर मारना पड़ेगा नेक्स्ट फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि कौन लाया, क्या लाया, हु ब्रॉट, कौन लाया, क्या लाया। बैगन, मूली, सेम, करेला। सेम का मतलब समझते हो? बीज जो सेम वाला होता है, जिसमें फली होती है, आपने देखा होगा। पालक हमारे ग्रामीण परिवेश में आज भी होती है, हमारे घर के बाहर भी होती है। सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर और केला, ये क्या है? ये भारतीय है। नोट कर लीजिएगा, ये क्या है? ये भारतीय है। क्लियर है? समझ में आया? तो बैगन है, उत्पत्ति पूछा जाए, भारत का है। मूली है, भारत का है। सेम है, भारत का है। करेला है, भारत का है। पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर और केला, ये इनकी उत्पत्ति क्या, कहाँ पर है? इनकी उत्पत्ति दोस्तों भारत है। गोभी मटर किस देश से आई है? गोभी मटर आई है यूरोप से। वीडियो लाइक नहीं किया है, ये बहुत दुखदाई होता है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भिंडी और कॉफी की बात अगर की जाए तो भिंडी और कॉफी आई है
अफ्रीका से। अमेरिका नहीं, अफ्रीका, जिसको कहा जाता है साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जिसका नाम है सहारा, लगभग 11 से 12 देशों में फैला हुआ है। लीची कहाँ से आई है ये ऑलरेडी बताया हुआ है। इसके साथ आलू टमाटर भी दक्षिण अमेरिका से आए हुए हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बैंगन, मूली, करेला, आम, संतरा, बेर, पालक, ये अभी बताया। परमल, टिड्डा, मेथी, है ना, टिंडा लिखा है, टिंडा होना चाहिए। ये कहाँ पर है? यहाँ पर मेथी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत के साथ चला जाएगा। क्या पढ़ा है? जो बहनें जो भाई बाद में आए हैं देखिएगा, हम क्या लाए, कहाँ से लाए, ये पढ़ा। पौधे, ये पढ़ा, ठीक है। सोयाबीन, ये पढ़ा। बीजों का प्रकीर्णन, खेजड़ी ट्री पढ़ा हमने, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। किस तरीके से ये काम करते हैं, क्या पुरस्कार है इनके अंतर्गत। खेजड़ी वृक्षों के बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया है। बरगद के पेड़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। हमने परागकण यानी जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है उसको पढ़ा है। परागकण हुआ, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। हमने मधुबनी पेंटिंग को पढ़ा है। मधुबनी चित्रकला क्या है, क्या यूज होता है, कैसे चित्र, क्या चावल, क्या घोल में यूज होता है, समझ में आया? तो ये चित्र। इसके अलावा हमने मधुबनी चित्रकला के अलावा सूखे पत्तों से चित्र यानी जो ड्राई लीव्स पिक्चर है, किसने बनाई है, कौन रहा है प्रसिद्ध, उनको पढ़ा है। हमने कीटहारी पौधों को पढ़ा है, इंसेक्ट्स, नेफेंथिस, पिचर प्लांट, इनके बारे में अच्छे से डिटेल से हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा है। हमने इसके बाद रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ा है। डिजर्ट ओक जो ट्रीज होता है उसके बारे में कितना ज्यादा डिटेल हमने पढ़ा है ये आप सभी को पता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। रेगिस्तानी ओक पेड़, ठीक है। इसके अलावा हमने रेगिस्तानी ओक के पेड़ के बारे में पूरा जीरो से लेकर शिखर तक पढ़ा है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने जो है इसके बारे में, पौधों के बारे में बहुत अच्छी डिटेल ली है। इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, A to Z पढ़ना पड़ेगा। और कतई एकदम से 20 मिनट की ये वीडियो, 20 से 22 मिनट की ये वीडियो, हमने इतनी चीजें आज इस वीडियो में पढ़ी है।